हेलो स्टूडेंट, यस लेक्चर 6 और चैप्टर 6 टॉपिक क्या होगा हमारा आज का? वो टॉपिक है हमारा कोलिजन। यस, तो आज जो हम वर्क एनर्जी पावर में स्टडी करने जा रहे हैं लेक्चर 6 में वो है कोलिजन। कोलिजन वर्ड आपके लिए तो है नया है नहीं। कोलिजन मीन्स कोलाइड होना। अब यहाँ कोलाइड, कोलिजन 2 बॉडीज 3 पार्टिकल्स 4 पार्टिकल्स आपस में कोलिजन हो रहा है, कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, कोलिजन आप डेली लाइफ में भी आप देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किसी से कोलाइड हो रहा है। एक बॉल को आपने ड्रॉप किया और ग्राउंड से वो कोलाइड हुआ, हिट हुआ, उसने खुद को हिट किया। तो कोलिजन क्या है? इंटरैक्शन। अब यहाँ पर आपके माइंड में कुछ चीज़ें जो आ रही हैं, आप सोचेंगे भी कोलिजन मतलब कि बस ये जाके स्ट्राइक हो गया। यस, फिजिकली कॉन्टैक्ट ही कोलिजन नहीं होता, कई बार बिना कॉन्टैक्ट के भी कोलिजन होता है। यानी कोलिजन बेसिकली क्या? इंटरैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स है। अब टू पार्टिकल्स में इंटरेक्शन फिजिकल हो या बिना फिजिकल हो, कॉन्टैक्ट हो या विदाउट कॉन्टैक्ट हो, कोलिजन होता है। कोलिजन सिंपली इंटरेक्शन है जिसके वजह से वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज हो सकती है ऑब्जेक्ट की। तो कोलिजन क्या है? इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स या टू बॉडीज, जिसके वजह से उसकी वेलोसिटी यानी उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन ये सब चेंज हो सकती है। और कोई नेसेसरी नहीं है कि वो कॉन्टैक्ट में ही हो, यानी फिजिकल कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे फोर्सेज है जो बिना कॉन्टैक्ट यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, इस तरीके से, यानी मैग्नेटिक फोर्स भी आपने सुना होगा। यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं कि आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट ही होगा तो ही कोलिजन है। तो कोलिजन में इंटरैक्शन होता है और इंटरैक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, दैट इज कोलिजन। तो यस, व्हाट इज कोलिजन? इट इज द interaction between the two bodies, interaction between the two bodies due to which the velocity of interacting body will change, velocity change होगी। क्लियर हो गया? नाउ एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूँ, आप खुद बताना कि यहाँ पर फिजिकली कॉन्टैक्ट में आई बॉडी क्या नहीं आई, क्या विदाउट कॉन्टैक्ट ही कोलिजन हुआ यानी इंटरेक्शन हुआ। यस, फर्स्ट वन, डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आपको याद आ रहा होगा, क्लास 9th में साइंस में आपने स्टडी किया था। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्लास 12th में भी है फिजिक्स में। क्लियर? तो नाउ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यस स्टडी किया है। वहाँ पे क्या था कि जो अल्फा पार्टिकल है वो पास हो रहा था थ्रू थिन गोल्ड फॉइल, और अल्फा पार्टिकल मोस्टली तो सीधे चले गए, बट उसमें से कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, यानी कुछ की डायरेक्शन चेंज हुई। तो वो डायरेक्शन क्यों चेंज हुई? ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि भाई यहाँ अल्फा पार्टिकल का गोल्ड के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है। यहाँ पर बेसिकली जो डिफ्लेक्शन हुआ वो न्यूक्लियस के वजह से हुआ डिफ्लेक्शन। न्यूक्लियस एटम में वहाँ पे सेंट्रल कोर होता है। अब न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और अल्फा पार्टिकल पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है। यहाँ पर विदाउट कॉन्टैक्ट एक इंटरेक्शन रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल अपने पास से डेविएट हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो यानी ये एग्जाम्पल आपका है कोलिजन का। सेकेंड एग्जाम्पल, व्हेन अ रबर बॉल स्ट्राइक अ फ्लोर। यस, रबर बॉल स्ट्राइक्स अ फ्लोर, यहाँ पर ये फिजिकल कॉन्टैक्ट है, उसने फ्लोर को हिट किया, रबर बॉल ने फ्लोर को हिट किया। यस, तो यहाँ पर इट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद अ फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। यहाँ पर हिट किया और वापस रिबाउंस हुई। तो जो टाइम ऑफ इंटरेक्शन बहुत स्मॉल टाइम ऑफ इंटरेक्शन है, और बहुत कम टाइम में जब आपका मोमेंटम चेंज हो, यस mv नीचे की तरफ और mv डैश ऊपर की तरफ, तो मोमेंटम में चेंज आया बट वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में, तो यहाँ पे फोर्स लगता है। तो फोर्स बाय द रबर बॉल ऑन द फ्लोर एक्ट हुआ। यहाँ पे जो कोलिजन हुआ, यहाँ पे जो इंटरेक्शन हुआ वो कॉन्टैक्ट में था, यानी फिजिकल इंटरेक्शन हुआ। जबकि इस अल्फा पार्टिकल में हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, जो अल्फा पार्टिकल है जो पॉजिटिव चार्ज, वहां पर इंटरेक्शन रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, वहां पे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ कि न्यूक्लियस से जाकर के वो कोलाइड ही कर गया, मतलब उसने उसको हिट कर दिया, फिजिकली हिट कर दिया, ऐसा नहीं है। इंटरेक्शन हुआ, रिपल्सिव फोर्स लगा और अपना उसने डायरेक्शन चेंज कर दी। तो क्लियर हो गया कोलिजन क्या है। तो फर्स्ट स्लाइड में हमें पहले डेफिनेशन समझनी थी, एग्जाम्पल समझना था कोलिजन में, जो कि आपको समझ आ गया होगा। नाउ टाइप्स ऑफ कोलिजन की बात करें तो यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ कोलिजन है वो दो अलग कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पे मींस जैसे हम कहें हेड ऑन कोलिजन, ऐसे भी हो सकता है। यस,
जैसे ये आप देख सकते हो कि ये अगर पार्टिकल है और ये इसका सेंटर, ये स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर से पास हो रही है, ये डायरेक्ट इस तरीके से कोलाइड हो रहा है, तो ये हेड ऑन कोलिजन है आपका। यस, दिस वन, ये जो लाइन है, ये लाइन इसके भी सेंटर से पास हो, इसके भी, और ये वेलोसिटी वेक्टर है, इस तरह से पार्टिकल गया, इसको स्ट्राइक कर दिया। तो ये जो कोलिजन है वो हेड ऑन कोलिजन है, और ये वन डायमेंशनल कोलिजन भी कहलाता है। पार्टिकल सीधे ही मूव करेगा, ये दोनों बॉल वो स्ट्रेट ही मूव करेगी, तो ये वन डायमेंशन कोलिजन होता है, हेड ऑन कोलिजन होता है। ऑब्लिक कोलिजन, अब जैसे कि ये बॉल ऐसे है, इसका ये रहा सेंटर पॉइंट, ये इसकी ये लाइन जो सेंटर पॉइंट से पास हो रही है, और ये मान लेते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर है, इस लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है, और ये इसका इस तरीके से सेकंड बॉल का, अब ये ऐसे आगे मूव करेगी, तो ये वाला पार्ट ऐसे जाकर के इसको ऐसे टच करेगा, ये वाला कांटेक्ट में आएगा, तो एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। तो अब ये जो मोशन है वो टू डायमेंशन मोशन होगा, क्योंकि आफ्टर कोलिजन एक बॉल इधर चली गई और एक बॉल इधर चली गई, जबकि इसमें वो स्ट्रेट ही हम ले रहे हैं, एक लाइन के अलॉन्ग, मीन्स हम कह रहे हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही है, जबकि इसमें एक्स और वाई कॉम्पोनेंट के अकॉर्डिंग रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो यानी कि हेड ऑन कोलिजन में वन डायमेंशन मोशन होता है, और ऑब्लिक कोलिजन में आपका टू डायमेंशन मोशन होता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पर ये कोलिजन है, बट ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात करें, वैसे टोटल एनर्जी तो कंजर्व होती है, कोलिजन में हीट या साउंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, याद रखना काइनेटिक एनर्जी की बात करें। ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पे देखेंगे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है या नहीं है, तो उस बेसिस पे यस, फर्स्ट वन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन क्या है, आपको बता दूं, कोलिजन में टू बॉडीज इंटरेक्ट कर रही हैं, यानी एक सिस्टम में दो बॉडी हैं, कोई जरूरी नहीं कि 2, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, बट सिंपली समझने के लिए टू बॉडीज ले लेते हैं कि टू बॉडीज एक सिस्टम में इंटरेक्ट कर रही हैं, आपस में कर रहे हैं ना, एक दूसरे को इंटरनल फोर्स लग रहा है, बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो यानी मोमेंटम यहाँ कंजर्व रहेगा। इलास्टिक कोलिजन यानी इवन आपके जितने टाइप्स ऑफ कोलिजन हम आगे स्टडी करेंगे, सभी कोलिजन में पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा इन ऑल द टाइप्स ऑफ कोलिजन। बस इलास्टिक कोलिजन में क्या डिफरेंस रहेगा आपका, कि यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। मींस व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? कोलिजन वेयर लीनियर मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी both are conserved, both are conserved। इसका मतलब बिफोर कोलिजन जो पार्टिकल्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, यानी अगर टू पार्टिकल है उनका मोमेंटम, और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, यस, जो सम ऑफ मोमेंटम है पार्टिकल का बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वही रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि काइनेटिक एनर्जी भी अगर कंजर्व रहे, बिफोर कोलिजन जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, आफ्टर कोलिजन भी वही रहे, यानी कंजर्व रहे, तो देन इलास्टिक कोलिजन। ओके, अगर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहे तो इलास्टिक कोलिजन। समझते हैं, एग्जांपल बना लेते हैं। वैसे पॉसिबल नहीं है कि कोई परफेक्टली इलास्टिक हो, बट नियरली मान लेते हैं। अगर एक बॉल को मैंने ड्रॉप किया इस हाइट से, और उसने ग्राउंड को हिट करके वापस सेम हाइट तक आ जाए, तो इसका मतलब है यहां पर जिस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट किया उसी वेलोसिटी से रिबाउंस हुआ, एंड जिस काइनेटिक एनर्जी से हिट किया उसी काइनेटिक से रिबाउंस हुआ, तो यानी कि इस केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। लेकिन अगर मैंने ड्रॉप किया और उसने ग्राउंड को हिट किया, तो साउंड या हिट के फॉर्म में एनर्जी अगर लॉस हो गई तो सेम हाइट तक तो रिबाउंस नहीं करेगी, तब उस केस में ये इलास्टिक कोलिजन नहीं रहेगा। मीन्स अगर एग्जांपल कहें इलास्टिक कोलिजन की, अगर बॉल को ड्रॉप किया जाए किसी हाइट से और आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर इट रिबाउंस बैक टू द सेम हाइट, देन वो इलास्टिक कोलिजन है। और भी एग्जांपल जैसे बिलियर्ड बॉल है, उसमें जो कोलिजन माना जाता है वो नियरली इलास्टिक कोलिजन कंसिडर किया जाता है। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वहाँ पे अगर एनर्जी स्टडी करें, काइनेटिक एनर्जी ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी अगर फाइंड करें तो टू इंटरेक्टिंग बॉडीज या बॉल्स के बीच का जो काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन वो सेम रहेगा। क्लियर हो गया इलास्टिक कोलिजन विद एग्जांपल। ना बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन की। ये इन इलास्टिक कोलिजन क्या है? इन इलास्टिक कोलिजन, जैसा कि मैंने कहा, सभी कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम
कंजर्व है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व। बट क्या है यहां पर जो कंजर्व नहीं रहेगी? काइनेटिक एनर्जी। तो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। अब यानी कि क्यों नहीं कंजर्व रही? इसका मतलब है ये जो काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट, कुछ फ्रैक्शन ऑफ पार्ट किसी और फॉर्म में, यस, वो लॉस हो गया, साउंड के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही और ये कोलिजन इनइलास्टिक कोलिजन है। एग्जाम्पल, वही एक बॉल को मैंने रिलीज किया 10 मीटर की हाइट से और वो ग्राउंड को हिट करके 8 मीटर की हाइट तक आई। इसका मतलब है वो 10 मीटर से ड्रॉप करने वापस सेम हाइट तक रिबाउंस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी जिससे उसने ग्राउंड को हिट किया उसका कुछ पार्ट साउंड या हीट के फॉर्म में लॉस हो गया। तो जो बचा हुआ फ्रैक्शन पार्ट है उससे रिबाउंस करेगा तो सेम वेलोसिटी तो रिगेन नहीं करेगा ना, वी वेलोसिटी से हिट करेगा तो वी डैश से रिबाउंस होगा और वी डैश वी से कम होगा। तो यहाँ पर एनर्जी लॉस होगी, कहाँ गई? काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, यस, वो हीट या साउंड के फॉर्म में लॉस हो गई। क्लियर है? तो ये आपका इनइलास्टिक कोलिजन हो गया। और भी एग्जांपल है, ग्लास है, ग्लास एंड स्टोन, अपने ग्लास को स्टोन से हिट किया तो यस ग्लास ब्रेक हुआ, तो साउंड के फॉर्म में लॉस हुई काइनेटिक एनर्जी। तो ये सब जनरली मोस्ट ऑफ द कोलिजन जो है आप देखेंगे वो इनइलास्टिक कोलिजन है। कार और ट्रक के बीच का कोलिजन इनइलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो ये इनइलास्टिक कोलिजन मोस्टली आप देखेंगे क्योंकि मोस्टली काइनेटिक एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में लॉस हो जा रही है, साउंड के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में लॉस हो जा रही है। नाउ द नेक्स्ट वन, परफेक्टली इनइलास्टिक। ध्यान से देखो आप, परफेक्टली इनइलास्टिक, ये इनइलास्टिक तो हमने पढ़ लिया, ये परफेक्टली इनइलास्टिक का क्या मतलब है? अगर हम ये चीज स्टडी करें कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, तो ये चीज यहां पे भी है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व ऑल द टाइप्स ऑफ कोलिजन में। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का आता है। यस, लीनियर मोमेंटम वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि सभी टाइप के कोलिजन में कंजर्व रहती है। और डिफरेंस क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम कहें तो इलास्टिक कोलिजन ही ऐसा कोलिजन है जहां काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं हम, टोटल एनर्जी नहीं कह रहे। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, जबकि इन दोनों कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। फिर आपके माइंड में आएगा कि फिर बी एंड सी में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी तो यही है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व तो काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। तो डिफरेंस क्या है आपको बता दें कि आफ्टर कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होगा? आफ्टर कोलिजन टू बॉडीज या इंटरैक्टिंग बॉडीज जितनी भी हैं वो स्टिक हो जाएंगी, स्टिक टुगेदर एंड मूव एज अ सिंगल बॉडी, एक सिंगल बॉडी की तरफ मूव करेंगी। एग्जाम्पल, एक वुडन ब्लॉक है इस तरीके से और बुलेट फायर किया गया और बुलेट जाकर के इसमें एम्बेडेड हो गई और ये पूरा सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है। तो बुलेट और ये वुडन ब्लॉक बिफोर कोलिजन अलग अलग पार्ट था, 2 अलग अलग बॉडीज थी, ये मोशन में था, ये रेस्ट में मान लेते हैं, और इसने हिट किया और इसके अंदर एम्बेडेड हो गई, पास नहीं हुई इससे, एम्बेडेड हो गई इसके अंदर और ये एक साथ मूव हो रहे हैं। यानी कि आफ्टर कोलिजन ये दोनों सेपरेट नहीं हुए। तो अगर इंटरेक्टिंग बॉडी आफ्टर कोलिजन स्टिक हो गए, एक साथ मूव कर रहे हो, एक कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, तो यस परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। क्लियर? नाउ अब डेरिवेशन पार्ट, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व एंड क्योंकि हमारा डेरिवेशन है इलास्टिक कोलिजन का तो मीन्स काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। बस इनइलास्टिक कहेंगे तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, जो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो इनिशियल से कुछ कम होगी क्योंकि बाकी जो डिफरेंस आया वो हीट या साउंड के फॉर्म में लॉस हो गया। यस, तो हमारा डेरिवेशन है इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन। इस कंसेप्ट को समझते हैं विद एग्जांपल। लेट कि ये आपकी ये 2 बॉल्स हैं, एक का मास m2 है, एक का मास m1 है। जिसका मास m1 है वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, वेक्टर फॉर्म में स्टडी कर ले, u1 वेक्टर लिख देंगे, और m2 जो मास है वो u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है बिफोर कोलिजन। अब मान लेते हैं कि जो u1 है वो u2 से ग्रेटर है,
डायरेक्शन सेम है, तो फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात करें कि अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो ये 20 मीटर पर सेकंड से, तो ये ग्रेटर है, तो कोलिजन तो होना ही है, ये आगे से स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा। और कोलिजन के बाद क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। तो यस, नाउ आफ्टर द कोलिजन m1 मास की वेलोसिटी v1 हो गई वेक्टर, और m2 मास की वेलोसिटी v2 वेक्टर हो गई। चैप्टर 5 में ऑलरेडी आपने कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम स्टडी किया है, तो वो चीज़ जैसे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं वही चीज़ें। तो यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यस, m1 u1 वेक्टर फॉर्म पे लिख देते हैं, प्लस m2 u2 वेक्टर। अब ये स्ट्रेट लाइन है ना, वन डायमेंशन मोशन, यस वन डायमेंशन मोशन है, पूरी डायरेक्शन हम आई कैप ही मान रहे हैं, ठीक है। m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर, यानी कि बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है ये रहा। आफ्टर कोलिजन m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। अब क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो u1 को लिख सकते हैं u1 i कैप, u2 को लिख सकते हैं u2 j कैप, u2 i कैप, v1 को लिख सकते हैं v1 i कैप, और v2 को लिख सकते हैं वेक्टर को v2 i कैप। तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ध्यान रखना, अगर डायरेक्शन अपोजिट होती, मीन्स अभी कोलिजन ऐसे हो रहा है, सामने सामने ऐसे कोलिजन होता तो u2 की डायरेक्शन क्या होती, u2 वेक्टर क्या होता, यस माइनस आई कैप होता। तो हमें ये याद रखना है, बाकी जैसा डायरेक्शन दिया हो वैसा हमें वैल्यू रखनी है। फिलहाल डायरेक्शन सेम इसलिए प्लस, अब ये डायरेक्शन ऐसे होती तो ये बीच में माइनस हो जाता, ठीक है। नाउ m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, वन वाले टर्म एक तरफ m1 u1 और m1 v1, तो m1 इधर एक तरफ ले जाते हैं, m1 कॉमन ले लेता हूँ डायरेक्ट, u1 माइनस v1, जब ये m1 v1 इधर आएगा तो m1 कॉमन लेंगे तो u1 ये इधर जाके माइनस u1 माइनस v1, और वैसे 2 वाला टर्म इधर m2 v2 और ये u2 इधर जाएगा तो माइनस, तो ये स्टेप क्लियर है, ठीक है। इतना तो आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। नाउ दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन, m1 ब्रैकेट में u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। नाउ ये तो हमें फॉर्मूला मिल गया कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम से। नाउ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग, यस अकॉर्डिंग टू, क्योंकि आपका इलास्टिक कोलिजन माना गया यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यस काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m u1 स्क्वायर हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर, इस तरीके से हाफ इसकी काइनेटिक एनर्जी, m1 मास u1 इसकी स्पीड, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ, यानी बिफोर कोलिजन ये काइनेटिक एनर्जी है, तो कंजर्व है तो इसमें आफ्टर कोलिजन भी वही रहेगा। सम करने पे हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब यहाँ पे भी इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखो इधर भी हाफ है इधर भी हाफ है, हाफ वाला टर्म तो ऐसे ही कट गया। अब यहाँ पे भी 1 वाला टर्म एक तरफ ले आओ और 2 वाला एक तरफ, तो व्हाट वी गेट m1 u1 स्क्वायर और यहाँ पर m1 v1 स्क्वायर, इधर आके माइनस हो जाएगा और m1 पहले कॉमन ले लेते हैं, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर, इधर जाके ये वाला u2 वाला माइनस हो जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इज अ सेकेंड एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हमको मिला वो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक लीनियर मोमेंटम से मिला, और जो सेकेंड एक्सप्रेशन है वो मिला कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, m1 कॉमन लिया u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 कॉमन लिया v2 माइनस u2, यहाँ पे देखो m1 कॉमन लिया तो यहाँ स्क्वायर वाला टर्म है,
u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। और जरा डिवाइड कर दो इक्वेशन सेकंड को बाय फर्स्ट। नाउ डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, व्हाट वी गेट? यस, डिवाइड कर दो। नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, व्हाट वी गेट? डिवाइड करने पे m1 कैंसिल हो गया। यस, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं तो m1 कैंसिल। यस, व्हाट वी गेट? u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर अपॉन u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन v2 माइनस u2। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। व्हाट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब आप नीचे देखो, नीचे a माइनस बी वाला टर्म दिख रहा है, तो यस, अब आपका यहाँ पे a माइनस बी ये रहा, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a माइनस बी और उसमें हम ब्रेक करें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में, तो क्या बचेगा? यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि यहाँ बचेगा a प्लस बी, यानी u1 प्लस v1। क्लियर? यहाँ पर इससे कट हुआ तो क्या मिला? a प्लस बी बचा, क्योंकि नीचे a माइनस बी और ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको a प्लस बी वाला टर्म मिला कट के। सेम यहाँ पर v2 प्लस u2 मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में। क्लियर? नाउ अब यहाँ से आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझ आएगी, आपको यहाँ से एक क्लियर चीज़ आप देखेंगे कि जो आपका u1 माइनस u2 है, देखो u1 u2 इधर ले आते हैं, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये जो रिलेशन आया, अब लास्ट में क्या किया हमने? u1 माइनस u2 कर दिया और v1 को इधर भेज दिया, v2 माइनस v1। ये आप देखो u1 माइनस u2, ये वेलोसिटी का डिफरेंस, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट याद आ रहा है? तो यस, इसको कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखो ये इसकी तरफ जा रहा है ना, तो ये कितनी वेलोसिटी से उसको रिलेटिव वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं इसको, अप्रोच। ठीक है, इज इक्वल टू, और आफ्टर कोलिजन ये डिफरेंस इन दोनों में कोलिजन के बाद सेपरेट होंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी कि इलास्टिक कोलिजन के लिए हमने पूरी डेरिवेशन की और हमें ये मिल गया कि इलास्टिक कोलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है। प्रूव हो गया। कई बार 2 मार्क्स में डिराइव करने को भी आ जाता है क्वेश्चन। तो यस, व्हाट वी गेट? u1 माइनस u2 मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इलास्टिक कोलिजन के लिए क्लियर हो गया आपको कि जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के इक्वल है इलास्टिक कोलिजन के लिए। ठीक है, अदरवाइज इनइलास्टिक हो या परफेक्टली इनइलास्टिक हो तो क्या होगा? तो एक यहाँ टर्म हम स्टडी करने जा रहे हैं जिसको हम यहाँ पे अलग से स्टडी कर लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और जिसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज दिस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ relative velocity of separation upon relative velocity of approach. Okay, relative velocity of separation upon relative velocity of approach. तो this is the definition of coefficient of restitution. अब ये जो E की वैल्यू है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू है वो इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होगी? जैसे आप देख सकते हो हम डेराइव कर चुके हैं, 2 मार्क्स में डेरिवेशन अलग से आ सकती है कि प्रूफ करो कि इलास्टिक कोलिजन के लिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। यस, आप देख सकते हैं जब दोनों इक्वल हैं, यानी दोनों इक्वल हैं तो रेशियो क्या आएगी? 1, यानी कि फॉर इलास्टिक कोलिजन E की वैल्यू 1 आएगी। क्लियर? फॉर इलास्टिक कोलिजन E इक्वल टू 1। नाउ फॉर इनइलास्टिक, यानी इनइलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होगा?
ई की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। क्यों लेस देन 1 आएगी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट हीट या साउंड की फॉर्म में लॉस हो जाता है, यानी कि अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच से कम हो जाएगी क्योंकि लॉस हो गई एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई। यस, देन जो रिलेटिव लॉस सेपरेशन है वो अप्रोच से कम होगा, यानी डिनोमिनेटर वाला टर्म ज़्यादा हो गया तो वैल्यू क्या आएगी? 1 से लेस आएगी। क्लियर? नाउ एंड द लास्ट वन, फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होगा बच्चों? परफेक्टली इनइलास्टिक की डेफिनेशन आपको बताई थी ना मैंने, क्या होती है? जरा उसके अकॉर्डिंग सोच के बताओ कि ई की वैल्यू क्या होगी। फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू इज इक्वल टू क्या? मैंने क्या कहा? व्हाट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन? आफ्टर द कोलिजन द टू बॉडीज विल स्टिक टुगेदर। स्टिक हो गए ना, सेपरेट हो ही नहीं पा रही, यानी व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? 0। तो 0 अपॉन समथिंग 0। यस, फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ये 0 मिलेगा आपको। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकते हैं। क्लियर? और ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल्स में भी। ना आगे चलते हैं। आगे आपके कुछ डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें हमें u1, u2, m1, m2 दिया होता है और v1, v2 डायरेक्ट फाइंड करना होता है। या तो हम कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी लगा करके इक्वेशन बना के सॉल्व कर लें, या तो हम डायरेक्ट फार्मूला डिराइव कर, जो हमारा डिराइव फार्मूला है वो याद रखें, उसको पुट कर दें। वो फार्मूला कौन सा है तो वो डिराइव कर लेते हैं, यानी v1 और v2 की वैल्यू यानी फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ m1, u1 और m2, u2 के टर्म में क्या होगा वो डिराइव कर रहे हैं। अब देख सकते हो ये जो इक्वेशन आपको मिली इलास्टिक कोलिजन के लिए बच्चों, यहाँ से अगर आप देखें कि v2 की वैल्यू अगर निकालें यहाँ से v2, तो वो क्या आएगी? u1 माइनस u2 प्लस v1, और ये वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। यस, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन थी m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। यहां पर v2 की जगह पुट कर देना है, तो जब आप यहां पे v2 की जगह पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा? पुट करते वैल्यू m1 u1 माइनस m1 v1। अब यहां पुट करते हैं m2 v2 की जगह ये पूरी वैल्यू, यस, u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस u2, ये पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो और यहां से v1 फाइंड कर लो, तो v1 का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो नाउ पुट करते हैं, यस, व्हाट वी गेट m2, ब्रैकेट ओपन करो, m2 u1, यानी कि यहाँ पे जो m1 u1 है माइनस m1 v1, दिस इज m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 u1। अब यहाँ देखो u1 और u2 यहाँ पे दो टर्म है, माइनस u2 2u2 हो गया ना, तो m2 u1 और इस माइनस u2 और माइनस u2 को एक साथ कर देते हैं 2u2, यानी यस माइनस 2 m2 u2 एंड m2 ये v1 प्लस m2 v1। नेक्स्ट स्टेप, v1 वाला टर्म एक साइड कर दो, ओके, और बाकी u वाले टर्म u1 और u2 वाले टर्म एक साइड कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि m1 u1 v1 वाला टर्म उधर कर देते हो और ये u2 वाला टर्म इधर, ये इधर आकर के माइनस m2 u1 और ये प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2 u2 हो जाएगा, एंड इधर माइनस v1 वाला टर्म उधर कर देते हैं, माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v1। अब देखो v1 वाला टर्म एक तरफ कर दिया और u वाले टर्म यानी चाहे u1 और u2 वाले टर्म एक तरफ कर दिया। अब यहाँ देख सकते हो m1 माइनस m2, u1 कॉमन लेने पे u1 कॉमन ले लिया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2 u2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे v1 कॉमन ले लेते हैं तो m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ v1। तो नाउ v1 मिल गया ना हमको, यस, तो हमें देखो फॉर्मूला मिल गया है v1 का,
यानी ये जो टर्म है m1 प्लस m2 इधर जाकर के डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड व्हाट वी गेट m1 माइनस m2, यस ये क्रॉस मल्टीप्लाई इस डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। इतनी मैथमेटिकल चीज़ें आपको आनी चाहिए। यस m1 माइनस m2 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे डिनोमिनेटर में आ गया टाइम्स ऑफ u1 प्लस 2m2 u2, वही डिनोमिनेटर यहाँ पे भी है m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u2। तो ये जो फॉर्मूला आपको मिला, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकते हैं। देख लो आप ध्यान से, v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u2। अब ये v1 का आ गया फॉर्मूला। सिमिलरली लिख देंगे आप कि सिमिलरली हम v2 फाइंड कर लेंगे। क्या होगा, जहाँ 1 है वहाँ 2 से रिप्लेस कर दो। तो सिमिलरली हम लिख रहे हैं, नाउ सिमिलरली व्हाट इज v2, सिमिलरली v2 इज इक्वल टू क्या आएगा, जहाँ 1 है वहाँ 2 कर देते हैं, m1 की जगह m2 कर देते हैं और m2 की जगह m1। क्लियर, इस तरीके से याद रखो, 1 की जगह 2 हो जाएगा, जहाँ 1 है वहाँ 2 करना है। देखो जहाँ 1 है वहाँ 2 करना है, जहाँ 2 है वहाँ 1 करना है। क्लियर, देख लो आप ध्यान से, वो फॉर्मूला डिराइव करने के बाद जहाँ 1 है वहाँ 2 कर दिया हमने और हमें इस तरीके से ये फॉर्मूला मिल गया। अब ये फॉर्मूला याद रखो और डायरेक्ट न्यूमेरिकल में अप्लाई कर सकते हो। अगर फॉर्मूले भूल गए तो सिंपली कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी पुट करके इक्वेशन बनेगी, सॉल्व हो जाएगी। 2 इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो वहाँ से भी सॉल्व हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, ये कंसेप्ट यानी ऑब्लिक कोलिजन है। हेड-ऑन वाला कंसेप्ट हो गया, 1 डायमेंशन हो गया। 2 डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी में दिया है कि एक बॉल जो बी है वो रेस्ट पे है और ए है वो यू वेलोसिटी से मूव कर रही है ऐसे, और ऑब्लिक कोलिजन है। और ऑब्लिक कोलिजन है तो एक बॉल इधर चली गई, एक बॉल इधर चली गई। तो यहाँ मान लिया गया कि जो ए है वो इधर गई और जो बी है वो इधर। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ ये आपका थीटा एंगल बन रहा है और ये कुछ अलग एंगल फाई बन रहा है। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं भाई, इलास्टिक कोलिजन में क्या अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। यस, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम। लेकिन लीनियर मोमेंटम के यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो क्योंकि कुछ एंगल बन रहे हैं, रिजॉल्व करना पड़ेगा कंपोनेंट में, तो पहले रिजॉल्व ही करना पड़ेगा तब आगे चलते हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर m1 पार्टिकल ए का मास m1, u1 u है, m2 u2 0। ठीक है, यानी अभी बिफोर कोलिजन तो हमारा एक लाइन मूव कर रहा है, यहाँ रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं। आफ्टर कोलिजन देखो आप, आफ्टर कोलिजन यहाँ पर ये m1 मास, इसको मैंने m1 मास माना है, m1 मास यानी जो पार्टिकल ए का मास है वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यानी जो मोमेंटम यहाँ पर होगा m1 v1, उसका कौन सा कॉम्पोनेंट अलोंग द एक्स होगा, यस, जिससे एंगल बनता है वो कॉस होता है। यानी यहाँ होगा m1 v1 कॉस थीटा होगा। क्लियर, m1 v1 वेक्टर ये रहा, कॉस कॉम्पोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, और अलोंग द वाई एक्सिस क्या होगा, यस, अगर ये कॉस तो ये साइन होगा, m1 v1 साइन थीटा। क्लियर, नाउ द m2 v2, यस, इसका मास m2 v2, ये मोमेंटम और वही जिससे एंगल बन रहा है फाई एंगल है तो कॉस, अलोंग द एक्स एक्सिस m2 v2 का कॉस कॉम्पोनेंट कौन सा एंगल है, फाई माना है, कॉस फाई। तो फिर साइन कॉम्पोनेंट कहाँ होगा, यस, ये m2 v2 है ना, तो ये कॉस है तो नीचे ये साइन होगा। दिस इज m2 v2 साइन फाई। तो हमने रिजॉल्व कर लिया कंपोनेंट में क्योंकि लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो नाउ कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिए तो अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं। यस, अकॉर्डिंग टू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन, आपको पूरा एग्जाम में पूरा लिखना है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग, यस, फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस की बात करें, अलोंग एक्स एक्सिस की बात करें, अप्लाई करें ये लाइन, आप इस लाइन को देखो, बिफोर कोलिजन
ये है और आफ्टर कोलिजन ये रहा। तो बिफोर कोलिजन m1 और u1 है u प्लस m2 और u2 है 0 रेस्ट में, ठीक है, इज इक्वल टू कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद देखो ये है अलोंग द एक्स एक्सिस m1 v1 cos थीटा और उसी की डायरेक्शन में m2 v2 cos फाई है, यानी ऐड हो जाएगा m2 v2 cos फाई। क्लियर फॉर्मूला, यानी ये मिल गया आपको अलोंग द एक्स एक्सिस। नाउ वाई एक्सिस के लिए, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए अलोंग द वाई एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग तो मोशन है ही नहीं, यानी इनिशियल 0, कोई कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग नहीं है तो 0। आफ्टर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन तो सब 0 है, कोई कंपोनेंट नहीं इधर। आफ्टर कोलिजन ये देखो, ये कंपोनेंट ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, तो इसको m1 v1 sin थीटा कह देते हैं, ऊपर की तरफ तो प्लस है और इसके रिस्पेक्ट में मेरे को प्लस डायरेक्शन माना है तो इसके रिस्पेक्ट नीचे की तरफ तो माइनस लिखना पड़ेगा, तो माइनस m2 v2 sin फाई। तो यहां से आपको क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज कि जो m1 v1 sin थीटा है इज इक्वल टू m2 v2 sin फाई मिल गया आपको। तो इस तरीके से ये दो एक्सप्रेशन आपको हेल्प करेंगे अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये तो हो गया कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम के लिए। कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी क्या रिजॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, सीधा सीधा फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सीधा सीधा फॉर्मूला रिजॉल्व नहीं करना। बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 यानी u है इसका स्क्वायर प्लस हाफ m2, ये तो 0 है तो 0 का स्क्वायर, तो फिर ये यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये हमें कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से फॉर्मूला मिला। तो ये हमारा इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन हो गया। इस तरीके से न्यूमेरिकल आएंगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा और आप अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमें ये कंसेप्ट समझना है, हमें इक्वेशन बनाना ना चाहिए। बाकी तो क्लास 9 की 10th की सिंपल लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन से हम बड़े आराम से अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये आज जो है कोलिजन का थ्योरेटिकल पार्ट हुआ, क्लियर है। लेकिन कोलिजन पे बेस्ड न्यूमेरिकल पार्ट की वीडियो हम अलग से ही बनाएंगे और अलग से ही समझेंगे। तो तब तक के लिए हमारी वीडियोस जितनी इस चैप्टर की वीडियो आप जरूर देख लें, और नेक्स्ट वीडियो जो न्यूमेरिकल वाली है, न्यूमेरिकल वाली वीडियो के साथ जल्दी आपसे मिलते हैं। थैंक यू।